नमस्कार। साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित कार्यक्रम श्रृंखला कथा संधि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी को आमंत्रित किया है। आपका हार्दिक अभिनंदन है सर। मैं हमारे सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत और अभिनंदन उत्तरीय और पुस्तक भेंट करके करें। मित्रों, अकादमी की यह कथा संधि कार्यक्रम श्रृंखला इस रूप में विशिष्ट है कि हम अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भारतीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को करते हैं और इसमें विभिन्न भाषाओं के प्रतिष्ठित कथाकारों को, वरिष्ठ कथाकारों को, शीर्षस्थ कथाकारों को हम आमंत्रित करते हैं, जिसमें उनसे उनकी कथा यात्रा के बारे में तो हम सुनते ही हैं, उनकी किसी नवीनतम कहानी या फिर किसी उपन्यास अंश का पाठ सुनते हैं और फिर अंत में उनसे किसी तरह की जिज्ञासा का समाधान भी पाते हैं। यह एक ऐसा अवसर होता है कि जिन कथाकारों को हम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या उनकी पुस्तकों के माध्यम से उनकी कहानियाँ पढ़कर जानते हैं, उनसे रूबरू होने का, उनकी कथा यात्रा के बारे में उनके मुख से सुनने का और फिर उनकी कहानी के वाचन का सुख हमें मिलता है और फिर हमारी जिज्ञासाओं का समाधान हो। और पुराने समय में लोग जब ऐसे कथाकारों से, ऐसे लेखकों से मिलते थे तो उनके ऑटोग्राफ लेते थे उनकी किताबों पर। अब आज का एक नया ज़माना है कि सेल्फी ली जाती है। सच्चिदानंद जोशी जी प्रख्यात लेखक, कवि, अभिनेता तथा शिक्षाविद। आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सदस्य सचिव हैं। आपने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति के रूप में भी कार्य किया है। आपकी कुछ नवीनतम कृतियों में सच्चिदानंद जोशी की लोकप्रिय कहानियाँ, पल भर की पहचान शामिल है। आपने प्रकाशन विभाग के लिए कई प्रतिष्ठित प्रकाशनों का संपादन किया है, जिनमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण भी शामिल हैं। आपको संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से विभूषित किया गया है। तो अब आपके प्रिय लेखक और आपके मध्य ज़्यादा व्यवधान न बनते हुए मैं माइक प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी को सौंपता हूँ। पहले हम उनकी कथा यात्रा से रूबरू होंगे, फिर उनके कहानी से और फिर बाद में प्रश्नोत्तर का क्रम आएगा। नमस्कार आदरणीय श्रीनिवास राव जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय देवियों सज्जनों। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि कथा संधि की श्रृंखला में मुझे आपने आमंत्रित किया, जिस श्रृंखला का प्रारंभ निर्मल वर्मा जी के कथा पाठ से हुआ था। तो ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आपने मुझे यहाँ अवसर दिया। मेरे लिए ये भी सौभाग्य की बात है कि जिस व्यासपीठ से कभी मेरी माँ श्रीमती मालती जोशी ने अपना कथा पाठ किया है, आज उस पर से मुझे कथा ये एक तरह की मिश्रित अनुभूति है। एक दो बार और भी ये कार्यक्रम होते होते रह गया, क्योंकि माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए दो बार ये कार्यक्रम हमें स्थगित करना पड़ा, आगे ले जाना पड़ा। तो अंततः आज ये संयोग आया है, इसलिए मैं आप सभी का भी आभारी हूँ कि आपने यहाँ आकर मेरा उत्साहवर्धन किया है। लेखन की यात्रा का बहुत रोचक है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि कथा के बीज आपको कहाँ से मिले। तो मेरी माँ श्रीमती मालती जोशी लेखिका थी और इसलिए घर में बहुत सारा वातावरण साहित्य और संस्कृति का रहा। तो तब से लिखना कुछ शुरू किया
जब पहली कविता लिखी तो मुझे याद है कि मेरी 14 या 16 साल की आयु थी और मैंने कोई कविता लिखी जो बड़ी गंभीर कविता थी और मैंने माँ को सुनाई, माँ को पढ़ाई। तो माँ ने जो पहली प्रतिक्रिया दी वो ये कि किसी और की रचना को अपने नाम से नहीं बताया करते। उन्होंने ये कहा थी आपकी। हाँ, वो मैंने फिर उनको बड़े मुझसे विश्वास दिलाया कि ये मैंने ही लिखी है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उन्होंने कहा कि ये हम तो तुम्हें इतना दुख देते नहीं, इतना सारा दुख तुम कहाँ से पा गए। तो उस तरह की एक अनुभूति थी। फिर सब जगह हाथ आजमाए, व्यंग में भी हाथ आजमाया, कविता में भी हाथ आजमाया, ललित लेखन में भी हाथ आजमाया और फिर कहानी में आके रम गए। ये बात हमेशा मन में रही कि कोई ये ना कहे कि ये अपनी माँ के नाम का फायदा उठा रहा है, इसलिए अपनी शैली को अलग करते हुए क्या लिखा जा सकता है, इस चुनौती से हमेशा जूझते रहे। और इसलिए मेरी पाठक और मेरी पहली आलोचक मेरी माँ ही रही हमेशा। पर एक दो बार ऐसा हुआ कि उन दिनों का ये समय था जब आपको कहानियाँ टाइप करके या हाथ से लिखकर भेजना पड़ती थी और मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है, ये क्यों नहीं छप रही है। तो शायद हो सकता है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग के कारण नहीं छप रही हो। तो फिर उन्होंने एक कहानी अपने हाथ से लिखकर रविवार को दी थी। वो कहानी फिर एक बार, उसका शीर्षक था और वो रविवार में बहुत अच्छे विशेषांक में छपी। बाद में काला नवंबर शीर्षक से एक पूरा संग्रह आया, उसमें भी छपी। और तब मेरी आयु कोई 22-24 वर्ष की थी, ज़्यादा आयु थी। ऐसा ही एक संयोग तब भी हुआ जब मेरी रचनाएं दरयुग में प्रकाशित होना शुरू हुई। तो 2-3 रचनाएं प्रकाशित होने के बाद धर्मवीर भारती जी ने माँ को एक पत्र लिखा कि ये भोपाल से कोई सच्चिदानंद जोशी की रचनाएं छापते हैं हम, और उसका पता जो है वो आपके पते से मिलता जुलता है। ये कोई आपका रिश्तेदार है या क्या छद्म नाम से कोई और लिख रहा है और आपके पते का उपयोग कर रहा है। तो फिर माँ ने कहा कि नहीं, ये मेरा ही बेटा है और ये इस तरह से लिख रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कभी उनकी कोई सिफारिश या कोई पैरवी करा के कहीं कोई रचना छपे या कहीं कोई आपको रिकग्निशन मिले, ऐसी कभी कोई इच्छा नहीं रही। बाद में जब काफ़ी कहानियाँ इधर उधर छपने लगीं और कुछ ऐसा हुआ तो एक बार शायद साहित्य अमृत में कोई कहानी किसी ने पढ़ी और उन्होंने ये कहा कि अरे ये कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि ये तो बड़ी परिचित शैली में कोई कहानी लिखी गई है, और उन्हें लगा कि ये मालती जी की कहानी है। बाद में मालूम पड़ा कि ये सच्चिदानंद जोशी की कहानी थी। तो ऐसे कई सारे हादसे हुए क्योंकि रंगमंच हमारा शौक था। रंगमंच में भी हम बहुत रमते थे। बचपन से नाटक करने का शौक था, नाटक निर्देशित करने का शौक था। मेरी शादी नाटकों की बदौलत हुई है। मालविका जी और हम आज हमारे विवाह को 35 वर्ष होते हैं, लेकिन नाटकों के जरिए हम लगभग 40 वर्ष हो गए। हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का साथ है और शायद इस मिथक को भी तोड़ते हैं। लोग कहते हैं नाटकों की शादियाँ ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, तो उस लिहाज से तो 35 वर्ष शादी टिकना एक अच्छी उपलब्धि मानी जा सकती है। तो उस दृष्टि से थोड़ा सा बिखराव रहा कि अपने आप को एक कहानी लेखक के रूप में कितना स्थापित करने का प्रयास किया जाए, या जो जैसा आ रहा है वो वैसा चलने दिया जाए। तो अभी हाल फिलहाल तो ये है कि जो जैसा आ रहा है वैसा चलने दिया जाता है। और अब चूँकि नौकरी के सिलसिले में कुछ ज़्यादा समय नौकरी की व्यस्तताओं में जाता है, उसके दायित्वों में जाता है, तो इसलिए लिखने का समय मन में बहुत होने के बावजूद बहुत कम मिलता है। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने 2-1 कार्यक्रमों में यहाँ तक कह दिया कि जोशी जी आप तो सारे काम धाम छोड़ के लिखिए, आप नौकरी करने से एक लेखक जो है हमारे हिंदी साहित्य से कम हो रहा है। हालांकि वो बात मालविका जी को बहुत पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी के कहने पे तुरंत नौकरी न छोड़ दें, लेखक हो के शायद व्यक्ति का गुजारा नहीं हो पाता। बहरहाल उसका लब्बो-लुआब ये है कि उसके कारण से आपके लेखन का जो तरीका है वो बदलता रहा। और इसलिए अभी इन दिनों में पिछले कुछ समय से जो लिख रहा हूँ वो बहुत सारा सामाजिक माध्यम में लिखता हूँ, फेसबुक पर लिखता हूँ, और वो कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और ललित लेख,
इन सबका मिला के एक हाइब्रिड वर्जन होता है। और उसके मेरे 4 संग्रह छप चुके हैं, 5वां भी तैयार है और 5वां भी छपेगा। और अभी यश प्रकाशन वाले भाई साहब बैठे थे शांति स्वरूप जी, तो मुझसे कहने लगे कि हाँ आए क्या, आ गए, चलिए कि आपका यात्रा वृत्तांत भी मुझे अलग से छापने दीजिए। तो वो एक अलग शैली का निर्माण किया है। कुछ लोग कहते हैं उसे रम्य रचनाओं का नाम देते हैं और कुछ दूसरी तरह से, लेकिन उसके बीच बीच में से भी जब कभी मुझे लगता है कि मुझे कहानी लिखना ही अनिवार्य है तो मैं कहानी लिखता हूँ। हालांकि कई मित्र फिर उसके ऊपर उलाहना देते हैं कि तुमने एक बहुत अच्छे उपन्यास के बीज एक कहानी में नष्ट कर दिए। तो ये इसलिए होता है कि मुझे लगता है कि जो कुछ लिखा है उसे फटाफट लिख दिया जाए और छाप दिया जाए।